नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए त्याग पत्र का द्वितीय अध्याय। अगर आप हमारे अन्य उपन्यास आशापूर्णा देवी या अन्य लेखकों के उपन्यास सुनने के इच्छुक हैं तो आप उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड स्क्रीन में दे दूँगी, जहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा होम पेज है उसमें प्लेलिस्ट बटन में भी आप केवल लेखक का नाम दे करके उनकी कहानियाँ तथा उपन्यास सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं त्यागपत्र का द्वितीय अध्याय। बुआ के चले जाने के बाद मेरा चित्त घर में नहीं लगा। माँ मुझको समझाती थी। कभी ऐसा भी होता था कि मैं माँ को समझाता था, पर ब्याह की धूमधाम के बाद घर में एक सूनापन भी बहुत मालूम होता था। चौथे रोज बुआ भी आ गई। ब्याह के वक्त मैंने अपने फूफा को देखा था। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उम्र ज़्यादा मालूम होती थी। डील डॉल में खासे थे। मुझे यह पीछे मालूम हुआ कि बुआ के साथ उनका यह दूसरा विवाह था। हमारी बुआ फूल सी थी। जब वह ससुराल आई मेरे लिए कई तरह की चीज़ें लाई थी। उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्रमोद देखेगा मैं तेरे लिए क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। पर मैं उन वस्तुओं को देखने का उतना उत्सुक नहीं था। मैं चाहता था कि बुआ मुझसे बात करे। जैसे पहले सुख दुख की बातें करती थी, वैसे अब भी बतावे कि जिस ससुराल से वह आई है वहाँ उनका क्या हाल रहा। चेहरे का रंग उतरा सा क्यों है, अनमनापन क्यों है, आजकल उनकी तबीयत में रहता है। बुआ मैं वही प्रमोद हूँ, देखो देखो आप बच्चा नहीं हूँ, तुम कहकर देखो तो मैं तुम्हारा सब दुख समझ लूँगा। मैं बालक नहीं हूँ बुआ जो तुम्हें दुख देता है, जिस उसकी मैं अच्छी तरह खबर ले सकता हूँ जो तुम्हें परेशान करता है। मुझे चीज वीज नहीं देखनी बुआ। बुआ मेरी इस प्रमोद को अपने मन का कुछ हाल नहीं समझाओगी। बिना बोले मैं उन्हें यह सब कह देना चाहता था। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, क्यों रे अपनी चीजें तो नहीं देखेगा, चुप क्यों है। मैंने उनकी तरफ देखकर धीमे से कहा, दिखाओ। बुआ असमंजस में पड़ गई, बोली, यह तो कैसे बोल रहा है, क्या हुआ है तुझे। कुछ नहीं। फिर क्या बात है, तुम मुझे पहले जैसा अब नहीं मानती हो। बुआ को शायद यह बात छू गई। बोली, कैसा बोलता है रे, पहले जैसा नहीं मानती। नहीं मानती तो भला कैसा मानती हूँ, पराया समझती। यह सुनकर स्तब्ध भाव से वह मुझे देखती ही रह गई। खींचकर अपनी गोदी में मुझे लिटाकर बोली, प्रमोद सच्ची सच्ची कहूँ तो मैं ही पराई हो गई हूँ। तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ। तेरी माँ ने मुझे धक्के देकर पराया बना दिया, पर मुझे जहाँ भेज दिया प्रमोद मेरा मन वहाँ का नहीं है। तो एक काम करेगा। मैं बड़ी उत्सुकता से ऊपर उनके मुंह की ओर देखता रहा। कहना चाहता था कि तुम्हारा काम नहीं करूँगा तो प्रमोद बनकर मैंने ये जन्म ही क्यों पाया। करेगा बोलना। दोबारा यह प्रश्न सुनकर मैं तत्परता से उनकी गोद में से उठ बैठा और कहा, अभी करूँगा बुआ, कहो। वह कुछ देर एकटक मुझे देखती रही, फिर लज्जित भाव से मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने तब उनका हाथ पकड़कर कहा, सच सच बताओ बुआ, मैं जरूर करूँगा। शीला के जाएगा। जाऊँगा। जाकर क्या करेगा। मैं असमंजस से उनकी ओर देखते रह गया। वह बोली, नहीं नहीं मैं हंसी कर रही थी, कोई काम नहीं। उसके बाद मानो हठपूर्वक अपनी लाई हुई चीज़ें मुझे दिखाने लगी, और चीज़ों में एक छोटी सी बंदूक भी थी। वह मुझे बहुत पसंद आई। बुआ ने पूछा, बंदूक तुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा, बंदूक से कौवों को मारा करूँगा, कौवे मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बुआ, बंदूक से आदमी भी मर जाते हैं भैया, इसी से खिलौना लाई हूँ। मरना क्या होता है, क्यों रे, तू जानता है। हाँ जानता हूँ। भला क्या होता है, मरकर आदमी मर जाता है। बुआ हंस आई, फिर चुप ही रही, फिर बोली, मैं मर जाऊँ तो तू क्या करे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बुआ को घूर घूर कर देखता रहा। मैं चाहता था कि वह जान जाए कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। बुआ मौत का मजाक करे, वह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वह मर सकती है तो क्या मैं नहीं मर सकता। मैं बड़े मज़े में मर सकता हूँ। बुआ को यह बिल्कुल मालूम नहीं कि मैं किस आसानी से मर सकता हूँ, उनको पता भी नहीं। पर सच्ची बात तो यह है कि उनके बाद मैं जी नहीं सकता और जीऊँगा ही नहीं। लेकिन मैं हूँ, तब तक देख लूँगा कि बुआ को मारने वाला है कौन। अगले रोज एक कागज़ लेकर मुझे शीला के यहाँ भेजा गया। मैं शीला को जानता था। उसके कोई बड़े भाई थे, यह मैं नहीं जानता था। कागज़ उन्हीं के हाथ में देने को कहा गया। शीला के बड़े भाई मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने जब वह कागज़ उन्हें दिया
तब उसे लेकर वह मेरी उपस्थिति को इतना भूल गई कि मुझे अपना अपमान मालूम हुआ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम किया, चूमा, गोद में लिया, कंधे पर बिठाया और तरह तरह की चीज़ें खाने को दी। शीला भी मुझको अच्छी लगी। मेरा जी हुआ कि कोई बहाना हाथ लगे तो मैं यहाँ रोज आया करूँ। शीला के भाई ने भी एक चिट्ठी लिखकर मेरी जेब में रख दी। फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रमोद। बड़े 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 बहादुर हो तुम तो। यह कहकर धरती से उठाकर मुझे चूम लिया। फिर कहा, यह कागज अपनी बुआ को ही देना है ना? कागज मुझे अपनी माँ को देने को कहा जाता तो भी मैं पहले बुआ को ही देता। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। शीला के भाई ने चॉकलेट के कई पैकेट मेरी कोट की दोनों जेबों में ठूस दिए और कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। 7th क्लास? खूब। प्रमोद, जाकर कहना मैं अभी 1 महीना यहीं हूँ, समझे? मैं खूब समझ गया था। क्या समझे? मैं अभी 1 महीना यहीं हूँ। शीला के भाई इस पर खूब हंसे। तुम नहीं, मैं जो खत दिया था वह लिफाफे में बंद नहीं था। बुआ ने भी ऐसे ही कागज मोड़कर दे दिया था। पर शीला के भाई मुझको इतने अच्छे लगे कि मैं उनकी लिखावट की सुंदरता देखना चाहता था। मैंने उसे खोलकर देखा। उसके अक्षर मुझे बहुत ही सुंदर मालूम हुए। मैंने सोचा कि मैं भी कभी ऐसी ही सुंदर अंग्रेजी लिख सकूंगा या नहीं। खत के ऊपर का माई डियर तो मुझको इतना अच्छा लिखा मालूम हुआ कि बहुत दिनों तक मैंने अपने पत्रों के माई डियर को वैसा ही बनाने की कोशिश की। घर आकर मैंने पत्र सीधा बुआ को दे दिया और वह उसको खोलकर तभी पढ़ने लग गई। खत बड़ा नहीं था, लेकिन कई मिनट तक वह उसे पढ़ती रही। यह भी भूल गई कि प्रमोद भी उनका कोई है और इस वक्त वह पास खड़ा है। काफ़ी देर के बाद उन्होंने वहाँ से आंखें हटाई, खत को धीमे धीमे तय किया और मुझको देखा। मानो उस वक्त मुझे वह पहचान ही नहीं रही थी। मानो सब भूल गई थी कि क्या था, क्या है, क्या होगा। फिर उसी बेबुझ भाव से मुझे देखते रहकर मानो यंत्र की भांति उस खत को फाड़कर नन्हे नन्हे टुकड़ों में कर दिया। मानो वह कुछ नहीं कर रही थी, जाने कौन कर रहा था। हल्के हल्के चैतन्य उन्हें लौटा, मानो उन्होंने अब कुछ कुछ जगत को पहचाना। थोड़ी देर बाद बोली, प्रमोद, अब तू वहाँ कभी मत जाना। तुझसे जवाब लाने को किसने कहा था? कभी किसी को कोई खत लाने की जरूरत नहीं, समझा? मैं कुछ भी नहीं समझा। वह बोली, तो इतना अनसमझ क्यों है रे प्रमोद? तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई है? जानता हूँ, मैंने कहा। तू कुछ नहीं जानता, तू गधा है। मेरे दिल में आग लग गई है। मैं चुप था। तू जानता है दिल की आग क्या होती है? किसी दिल की आग को सचमुच मैं नहीं जानता था, लेकिन उस समय बुआ को देखकर, उनकी उस क्षण भर में होकर उसी क्षण बुझ जाने वाली अनबुझ मुस्कान को देखकर मेरे मन की पीड़ा बहुत घनी हो गई थी। मन में होता था कि किस तरह मैं उनके काम आ जाऊं कि उनका जी हल्का हो, और नहीं तो उनके गले ही लगकर फूट पड़ूं। उन्होंने कहा, देख प्रमोद, शीला के भाई का कोई पैगाम आया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी। मुझे उन्होंने क्या समझाया? मैं कहना चाहता था कि शीला के भाई ने कहा है कि वह अभी 1 महीना यहाँ है, कि वह मुझे बड़े अच्छे मालूम होते। लेकिन तभी बुआ ने कहा, जाकर यह शीला से कह देना। मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मृणाल का कौल झूठा नहीं होता। बुआ ने यह ऐसे कहा मानो अभी काफ़ी नहीं हुआ, अभी तो और भी पक्की तौर पर अपने को समझाना है कि ऐसी हालत में मरना ही होगा, कुछ भी अन्य सोचना विचारना ना हुआ। उस समय उनको घर पर बस 4-5 रोज ही रहना था। उसके बाद फूफा आएंगे और वह उन्हें ससुराल ले जाएंगे। ससुराल जाने के बारे में वह उत्साहित नहीं मालूम होती थी। ज्यों ज्यों जाने का दिन आता, उनकी निगाह कुछ बंधती सी जाती थी, जहाँ देखती देखती रह जाती थी। जैसे सामने उन्हें और कुछ नहीं दिखता, बस भाग्य दिखता है, और वह भाग्य जीना नहीं जाता। ऐसी अपेक्षित पूछती हुई सी निगाह से देखती, मानो प्रश्न रोककर भी उत्तर मांगती हो। मैं कुछ चाहती हूँ, पर अरे कोई बताएगा कि क्या? अगले रोज फूफा आने वाले थे। रात से बुआ जी की तबीयत गिरी गिरी ही रही। अपनी कोठरी के अनबिछे तख्त पर लेटी थी। मुझसे बोली, प्रमोद, कल मैं चली जाऊंगी। मैं चुप रहा, सिर दाब रहा था, दाबता ही रहा। अच्छा, अब रहने दे, दवा तो तुम खाती नहीं हो बुआ। सुनकर मेरी और उनकी दृष्टि बन गई। कुछ रोककर बोली, एक काम करेगा प्रमोद, शीला के भाई डॉक्टरी पढ़ते हैं, मैं दवा का नाम लिख देती हूँ, तो उनसे ले आएगा। मैं क्यों ना ले आता? उन्होंने कागज पर अंग्रेजी में एक नाम लिखकर दे दिया। मैं उस पुर्जे को लेकर दौड़ गया, पर उस पुर्जे को लेकर तो जैसे शीला के भाई एकाएक मुझे पीटने को उतारू हो गए। धमका कर बोले, यह क्या है? बुआ ने दवा मंगाई है। दवा? हाँ, दवा। उनके सिर में दर्द है। शीला के भाई ने आगे कुछ नहीं कहा। वह जोर जोर से कमरे में इधर उधर टहलने लगे। कागज तोड़ मोड़कर उनके हाथों में चिंदी हो गया। उस कागज की चिंदी पर उनकी चुटकी
सख्ती से कस गई, ऐसी कि उनके हाथों की नसों का तनाव देखकर मेरे मन में जाने क्या क्या भाव होने लगे। कुछ देर बाद मैंने साहसपूर्वक पूछा, मैं जाऊं? शीला के भाई यह सुनकर टहलते टहलते रुक गए। मुझे देखकर विनम्र भाव से बोले, मैं चलकर उनकी तबीयत का हाल देख सकता हूँ? प्रमोद, मुझे ले चलोगे? नहीं, जीजी छत से गिरकर मर जाएगी, मैंने कहा। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, दवा नहीं दीजिएगा? उन्होंने मुंह पर मानो ललकार कर कहा, दवा नहीं दीजिएगा तो मैं जाऊं? इस पर उन्होंने अपनी चुटकी से दबी कागज की गांठ को खोला और दोनों हाथों के जोर से उस छोटे से कागज को हजारों टुकड़े कर डाले और फिर उन सबको गुड़ी मुड़ी करके मेरी तरफ फेंक दिया। कहा, यह है दवा, जाओ ले जाओ। इसके बाद किसी विशेष बात होने की मुझे याद नहीं। अगले रोज फूफा आए। मेरा मन उनकी तरफ खुला नहीं, न उन्होंने ही मुझे से कुछ कहा। बुआ जी की तबीयत कुछ विशेष गिर गई थी, लेकिन शिकायत कोई खास न थी। फूफा ने सफ़र की सब सुख सुविधाओं का प्रबंध कर दिया है। बुआ को तनिक कष्ट न होगा। यहाँ से जगह 300 मील ही तो है, मोटर में जाएंगे, ना हुआ तो रास्ते में एक दो जगह पड़ाव कर देंगे। डाक बंगले तो हैं ही जगह जगह पर। पिताजी निश्चिंत हैं कि फूफा हमारी बुआ जरा भी किसी तरह की तकलीफ ना होने देंगे। पिताजी ने कहा, अच्छा, लेकिन फूफा? जी आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, उन्हें तकलीफ किसी किस्म की ना होगी। पर उनकी जरा तबीयत, पिताजी ने कहा। फूफा जी ने बताया, यहाँ की आबोहवा किस कदर जरा तब्दीली चाहिए। सितंबर शुरू हो रहा है, कश्मीर जाने का इरादा रखता हूँ। सितंबर अक्टूबर कश्मीर के लिए आइडियल महीने हैं। गुलमर्ग की हवा वह है कि अगले रोज फूफा पूरे इंतजाम और प्रेम के साथ बुआ को लिवा ले गए। उसके कुछ दिन बाद हम लोगों को इधर पूरब की तरफ आना पड़ा। मैं वहाँ स्कूल में दाखिल हुआ और एक क्लास ऊपर चढ़ गए। बुआ मुझे भूलती न थी। उनके खत आते थे पर संक्षिप्त होते थे। माँ से मालूम होता था कि बुआ अच्छी है और खत में और कुछ नहीं लिखा है। बाबूजी से बुआ की चर्चा चलती तो वह अधिकतर चुप रह जाते थे। उनका मन सुखी नहीं था। मेरी समझ में कुछ भी न आता था। मैं कहता, बाबूजी मुझे भेज दीजिए, मैं बुआ को ले आऊँगा। वह दिलचस्पी लेकर कहते, तू जाएगा? लेकिन देखते देखते वह सब दिलचस्पी लीन हो जाती और कहते, कहाँ जाएगा तू? मृणाल तो अपने घर की है, अपने सुख से है, हमें क्या? ब्याह के कोई 8-10 महीने बाद की बात होगी। देखते क्या है कि बिना कुछ खबर दिए बुआ एक नौकर लड़के के साथ घर चली आई। पिताजी इस बात से अप्रसन्न हुए, पर क्या वह प्रसन्न भी नहीं हुए? माँ ने कोई नाराजगी नहीं प्रकट की, बल्कि उन्होंने तो परोक्ष में फूफा को काफ़ी सर्द गर्म तक कह डाला। बुआ आई तो मेरे फिर से पुराने दिन लौट आए, पर मैं देखता हूँ कि बुआ में बहुत परिवर्तन होता जाता है। उनकी तबीयत स्थिर नहीं है। इस घड़ी खुश बोल रही हैं तो अगली घड़ी अंधेरे में अकेले जाकर चुप पड़ जाती है। उनकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं थी। सारी देह पीली पड़ी थी और उनको गर्भ था। जी मिचलाया रहता था और खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर बात से अरुचि मालूम होती थी। मैंने अकेले में उनके पास बैठकर पूछा, अब तो यहीं रहोगी ना बुआ? जल्दी तो नहीं जाओगी? बुआ, नहीं जाऊंगी, पर मुझसे आने जाने की बात क्यों करता है रे? अपने पढ़ने लिखने की बात किया कर। कहते कहते आंखें उनकी जाने कैसी हो आई थी और वाणी काँप कर रुकना चाहती थी। मैंने अपनी समझ में जाने क्या कुछ समझाकर कहा तो बुआ, वहाँ जाने की कभी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाने दूंगा। बुआ ने कहा, भला किस जोर से नहीं जाने देगा? बस कह दिया ना नहीं जाने दूंगा। बुआ व्यंग से हंसी। अरे तू रोकने की बात करता है तो पहले क्यों नहीं रोक लिया? अब क्या कुछ नहीं हो सकता? उनकी उस समय की मुद्रा देखकर मुझे जोश आया। बोला, क्यों कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। देखो फूफा कैसे ले जाते हैं। बड़े वीर हो वो प्रमोद, पर इस बारे में बुआ से क्या कुछ पूछने को नहीं है? वह बुआ यहाँ की नहीं है, वहीं की है। अपने फूफा की चीज को छीनने वाले तुम होते कौन हो? मैं उन सारी बातों के मर्म को समझ नहीं सका था, लेकिन बुआ की वाणी की वेदना मुझे छुए बिना न रहती थी। मैं जान गया था कि अपनी ससुराल की याद पर उन्हें कष्ट होता था, लेकिन फिर इसमें दुविधा की बात क्या थी? वह जगह नहीं पसंद है तो वहाँ ना जाए बस। लेकिन जिस आसानी से मैंने बस कह दिया, वैसी सरल बात नहीं थी। यह मैं आज खूब अच्छी तरह जानता हूँ। विवाह की ग्रंथि के बीच की ही ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। चाहने से भी क्या टूटती है? विवाह भावुकता का तो प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या है? यूँ टाले टल सकता है? वह गांठ है जो बंधी की नहीं कि खुल नहीं सकती। टूटे तो टूट भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेय कर है? पर 8वीं क्लास का विद्यार्थी यह सब नहीं जानता। इसलिए उस समय अति संपूर्ण भाव से मैंने बुआ को आश्वासन दे दिया कि वह सदा इसी घर में रहेंगी। देखो कौन फूफा यहाँ से ले जाए। ऐसा मन ना करो बुआ, फिक्र क्या है?
यह प्रमोद बड़ा होकर खूब कमाएगा और तुम्हारी खूब सेवा करेगा और तुम्हें कुछ कष्ट न होने देगा। बुआ को बिल्कुल भी मेरी बातों से ढारस नहीं हुआ। यह नहीं कह सकता तब क्या उनके मुख पर हठात कुछ संतोष की आभा झलकी थी। हल्के हंसकर बोली, तू ऐसा वीर है प्रमोद तो मेरी नैया पार लग जाएगी। नहीं क्यों, अब यह बता, तू अपनी क्लास में अव्वल आएगा कि नहीं? अव्वल अव्वल हूँ कि फिसड्डी हूँ, लेकिन उस समय तो मैं यह देखना चाहता था कि बुआ के मन में कोई चिंता कलेश नहीं रह गया। मैंने पूछा, तुम सच बताओ, वहाँ जाना चाहती हो या नहीं? सच बताओ? बुआ ने कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच सच बताओ। क्यों सच सच बताऊँ? मैंने नाराज होकर कहा, नहीं बताओगी? अच्छा सच सच बताती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, रखेगा? यह कहकर उन्होंने ऐसे देखा कि मैं झेप गया और तब उन्होंने मुझे खींचकर फिर अपनी गोदी में ले लिया। फिर एकाएक मुझे अपने से चिपटा कर बोली, एक बात बता, तुझे बेत खाना अच्छा लगता है? बेत? मैं एक बार तुझे बेतों से पीटना चाहती हूँ, देखूंगी तुझे कितना अच्छा लगता है। बुआ अजब तरीके से बातें कर रही थी। ये कैसी बातें कर रही हो बुआ? सच सच कहती हूँ प्रमोद, किसी और से नहीं कहा, तुझे कहती हूँ। बेत खाना अच्छा नहीं लगता ना? यहाँ अच्छा लगता है, वहाँ अच्छा नहीं लगता। मैं आश्चर्य में रह गया। क्या कहती हो बुआ, वह मारते हैं? हाँ मारते हैं। बेत से मारते हैं? हाँ बेत से मारते हैं। क्यों मारते हैं? मैं खूब खराब हूँ इसलिए मारते हैं। सुनकर मुझसे उस समय बुआ के चेहरे की ओर देखा नहीं गया। आवेग भरकर मैंने अपना मुंह उनकी छाती में दुबका लिया। वहाँ दुबका हुआ मैं चाहने लगा कि बुआ को अपनी गोद में ले लेता और धीमे धीमे उनके माथे पर थपकी देकर कहता, वह सब भूल जाओ बुआ, बुआ खराब सब भूल जाओ। वह भी जगह है जहाँ कोई खराब नहीं है और जहाँ कोई बेत नहीं है। हम दोनों वहीं चल कर रहेंगे। यह सोचता हुआ मैं बुआ के पास ही बैठा रहा। मुझे मालूम हुआ कि बुआ के मन में उच्छ्वास भर आया है। उनकी आंखों में से एकांत बूंद भी मुझ पर गिरी। मुझे सारी बातें ज्ञात नहीं, लेकिन पिता और फूफा में कुछ पत्र व्यवहार हुआ था और पत्र व्यवहार काफ़ी लंबा हुआ। 3 महीने बुआ हमारे ही यहाँ रही। अंत में निर्णय हुआ कि फूफा उन्हें ले जा सकते हैं। पिता शायद इस बात के लिए तैयार हुए थे कि अगर आइंदा इस तरह बुआ बिना फूफा की मर्जी यहाँ चली आएंगी तो अपने घर में आश्रय न देंगे। फूफा ने पिता के सामने अपनी पत्नी पर कुछ अभियोग भी लगाए, जिनका फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना पूर्वक वापस भी ले लिया। एक बार मैं बाबूजी के पास था, तभी बुआ आई। आकर चुपचाप एक तरफ बिछे तख्त पर बैठ गई। बाबूजी ने कहा, मृणाल कहो कैसी तबीयत है? अच्छी है। यहाँ शायद तुम्हारा मन नहीं लगता है, मालूम होता है। मृणाल चुप। उनकी इस इतवार आने की चिट्ठी आई है, 5 रोज है। मिनी देखो, अब ऐसी गलती मत करना। वह आदमी भले हैं, इससे बात बन भी गई। नहीं तो बेटा ऐसा किया करते हैं। थोड़ी बहुत तो लड़ झगड़ होती ही है, पर पति के घर के अलावा कहीं और आसरा होता है? यह झूठ नहीं है। मृणाल की पत्नी का धर्म पति है, घर पति गृह है, उसका धर्म कर्म और उसका मोक्ष भी वही है। समझती हो ना बेटा? कहते कहते पिता की वाणी श्रमा प्रार्थनी हो गई। बुआ चुप बैठी रही। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा, कहो कहो मृणाल, तुम कुछ कहना चाहती हो? बुआ ने कहा, मेरा जी अच्छा नहीं रहता, मैं अभी जाना नहीं चाहती। अभी नहीं जाना चाहती? मृणाल चुप। लेकिन वह तो अभी ही ले जाना चाहते हैं। चुप। बाबूजी इस चुप्पी पर कुछ अस्थिर हो गए। उन्होंने पहले तो मुझे देखकर कहा, जाओ प्रमोद अपना सबक देखो। मैं तुरंत नहीं उठ गया। इस पर नाराज होकर बोले, सुनते नहीं हो, जाओ। मैं कमरे से तो बाहर आ गया, लेकिन पूरी तरह चला नहीं गया। उसके बाद पिताजी ने कहा, सुनो मृणाल, अभी भेजने की मेरी भी राय नहीं थी। तुम्हारी हालत नाजुक है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मृणाल कुछ बोली नहीं। बाबूजी कमरे में टहलने लगे। कुछ देर तक वह भी कुछ नहीं बोले। फिर कहा, मिनी सच बताओ क्या बात है? कुछ कहकर ठहरे। मृणाल चुप रही। मैं तो फिर टहलने लगे। कहकर रुको। बोले, मृणाल मैं देखता हूँ तुम्हें तकलीफ है, बताओगी नहीं तो कैसे जानूंगा क्या करूँगा। मिनी तुझे पिताजी की तो क्या याद होगी? तू नन्ही सी थी तभी पिताजी उठ गए। माँ तो तूने देखी ही कब है। सबकी जगह मैं ही तेरे लिए रह गया। मुझसे ना कहेगी तो किससे कहेगी? मृणाल बेटा सच बता, क्या बात है? बुआ ने कहा, कुछ भी बात नहीं है बाबूजी, पर मैं जाना नहीं चाहती। नहीं जाना चाहती? यह तो मैं देखता ही हूँ। पर भला ऐसा कहीं होता और कब तक नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं जाओगी। तो क्या करोगी? बाबूजी ने कुछ झीक कर कहा, आप यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ से भी निकल जाऊंगी। बाबूजी को इस पर भी रोष आया। बोले, कहाँ निकल जाओगी? पिताजी मुझे नन्ही छोड़ जहाँ चले गए हैं कोई राह बता दे, नहीं तो मैं वहीं जाना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पिताजी के फर्श पर जोर जोर से चलने की आवाज़ मुझे अवश्य आई। एक बार खांसने की भी आवाज़ आई, मानो कुछ बार बार गले में भर आता हो। 2 3 4 5 मिनट में प्रतीक्षा में रहा।
पिताजी तेज कदमों की धमक, खांसी और कभी जोर से उठता हुआ उनका उच्छ्वास ही मुझे सुनाई दिया। आखिर मैं वहां से खिसक गया। इसके बाद मिलने पर मैंने बुआ से पूछा, बुआ पिताजी भेजने को कहते हैं। बुआ ने टपट कर कहा, चुप रहा करो जी प्रमोद, अपने काम से काम रखो। मुझे उनका यह गुस्सा समझ में नहीं आया। मैं भी उस दिन तुनक कर अपने अलग अलग रहा, पर संध्या समय अचानक उन्होंने गले लगाकर रोने को हो आई और बोली, रूठ गया क्या प्रमोद? थोड़ी देर बाद अपने आप कहने लगी, बाबूजी तुझे भेजने को कह रहे हैं, चली जाऊं? मैं क्या जवाब देता। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे चले जाना चाहिए। क्यों प्रमोद? फिर मुझे चुप देखकर वह बोली, अच्छा जाने दो इस बात को, यह बता मैं चली गई तो क्या तू मुझे याद करेगा? उस समय मैंने कहा, बुआ मैं तुम्हें पीछे बहुत याद करता था, और अगर मर जाऊं तो भी याद करेगा? ऐसी बात मत करो बुआ, मैं नहीं सुनना चाहता। अच्छा एक बात बता, तू बड़ा हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगी, तू क्या आएगा? फौरन आऊँगा, कैसी भी हालत में आएगा? हाँ आऊँगा। तो सुन, मैं कहती हूँ तू नहीं आएगा, मैं तुझे बुलाऊंगी ही नहीं। कहती हूँ सब लोग मुझे भूल जाना, मैं जैसी हूँ गई वैसी ही मर गई। इसके बाद मैं तुम लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद ही बुआ ने मुझसे पूछा, तू जानता है पति का घर क्या होता है? मैंने कहा नहीं जानता, स्वर्ग होता है। मैंने मान लिया कि स्वर्ग होता है, लेकिन मेरे इस सहज भाव से मान लेने से उन्होंने जैसे सांत्वना नहीं पाई। बोली, वह तो स्वर्ग होता है जिसके लिए ऐसा नहीं है वही अभागिनी है। मुझे चुप देख वह आगे बोली, जानते हैं स्वर्ग क्या होता है? अरे स्वर्ग बड़े आराम की जगह है, वहाँ देवता रहते हैं। अगले सवेरे उनकी अवस्था बिल्कुल प्रकृतिस्थ मालूम होती थी। उन्होंने माँ से कहा, धोबी के कपड़ों के लिए कह दे इतवार तक आ जाए, क्योंकि फिर जाना है। दो चार छोटी मोटी चीजें भी बाजार से मंगाने को कहा। उस समय वे अपने सामान को ठीक संगवाने में प्रवृत्त दिखने लगी। इस बक्सा का सामान उसमें हो रहा था, उसका इसमें। इस बार पुस्तक कोई साथ नहीं ले जाएगी, पुस्तकें अच्छी नहीं होती, उन्हें अच्छी भी नहीं लगती, उनसे समय बर्बाद होता है। नहीं, इस बार ना नई ना पुरानी किसी प्रकार की किताबें बुआ को नहीं चाहिए। दोपहर तक वह इसी प्रकार प्रवृत्त दिखी। फिर खाना खाकर जो लेटी कि सिर में जोर का दर्द होया। मैंने कहा, बुआ क्या है? सिर में दर्द है, माथा दादू? नहीं। बाम लगा लो? नहीं। यूडिकुलम की पट्टी लाता हूँ? अरे नहीं रे नहीं। मालूम हुआ कि उन्हें 2-3 रोज से सख्त कब्ज है, पेट पत्थर हो रहा है। मैंने कहा, डॉक्टर? बोली, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं, फिर सब ठीक हो जाएगा। दर्द बढ़ता ही गया। तीसरा पहर होते होते छटपटाने की नौबत आ गई, लेकिन वह अकेली पड़ी रही, किसी को पास नहीं बुलाया। मैंने कई बार बाबूजी को कहने को उद्यत हुआ, पर बुआ ने ऐसी झिड़की दी कि मेरी हिम्मत ही न हुई। अब उनको पेट में और तकलीफ मालूम होती, दर्द रह रहकर उठता था, जैसे कोई भीतर बैठा दम लेकर आते अट रहा हो। दर्द के मारे उनकी आकृति भयंकर हो गई थी।